अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आज आप लोगों का एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण क्लास है। आज के इस क्लास के अंदर हम हिंदी शिक्षण शास्त्र और व्याकरण और प्रैक्टिस सेट और जितने भी अहम अहम पॉइंट्स होंगे जो कि सीटीईटी में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने का संभावना है, उन तमाम को डिटेल में शॉर्ट फॉर्मेट में और प्रैक्टिस सेट के द्वारा करने की कोशिश करूंगा। और हमें उम्मीद है कि यह क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस क्लास को अगर आप पूरे कंप्लीट अगर सुन लेते हैं तो बहुत फायदा होगा। के लेवाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांत में अंतर क्या है, थोड़ा सा हम इसको जानते हैं, डिफरेंस क्या है, इसको भी आप समझ लेते हैं। ठीक है ना जी, इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। दोनों के अंदर अंतर क्या है। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु समाज और संस्कृति को महत्व देते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव। पहले इसको आप जान लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। संज्ञान मतलब आपके ज्ञान में जो आपकी जानकारी होती है, आपके दिमाग में एक तरह का साथियों जानकारी होता है, तब आप आगे काम करते हैं, तो उसी को बोला जाता है संज्ञानात्मक। ठीक है ना जी। तो वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु समाज और संस्कृति को महत्व देते हैं, यानी ये कहते हैं कि समाज बहुत जरूरी है, संस्कृति बहुत जरूरी है। कौन? वाइगोत्स्की। जबकि साथियों पियाजे संज्ञानात्मक विकास हेतु आयु को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, यानी पियाजे का मानना है कि बच्चे का जैसे जैसे आयु बढ़ता जाता है उसका क्या होता है, विकास होता जाता है। ठीक, पहला अंतर ये आप समझ लीजिए। उसके बाद वाइगोत्स्की सामाजिक संरचनात्मक विचार वाले थे। क्या थे? सामाजिक संरचनात्मक विचार वाले थे। और वहीं पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक संरचनात्मक विचार वाले व्यक्ति थे, यानी पियाजे के अनुसार व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार समाज महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की अधिगम के लिए मार्गदर्शन को आवश्यक मानते हैं, मतलब बच्चा जो सीखता है उसके लिए मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। और वहीं पियाजे जो है अधिगम को आत्म सक्रियता का भाग मानते हैं। ठीक है ना जी, ये साथियों डिफरेंस है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में पहले विचारों का जन्म होता है, बहुत ही अहम है, याद रखिएगा जी। जी, क्या कहा जा रहा है? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के अंदर पहले विचार आते हैं और बाद में भाषा। वहीं साथियों पियाजे ठीक इसके विपरीत मानते हैं। वाइगोत्स्की का मानना यह है कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे के पहले क्या आता है, विचार उत्पन्न होता है और उसके बाद भाषा साथियों। ठीक है ना। जबकि पियाजे कहते हैं कि नहीं, बच्चे पहले भाषा लेते हैं उसके बाद वो विचार। ठीक है ना, ये आप इतनी सी बात याद रखिएगा, पहले विचार बाद में भाषा। वाइगोत्स्की पहले भाषा बाद में विचार, ये साथियों जीन पियाजे। ठीक है, ये आपका यहां तक वाइगोत्स्की क्या हुआ, आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे चलिए। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये जीन पियाजे साहब का है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। किसने दिया था साथियों? जी, जीन पियाजे साहब ने। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया था। यह बात आपको किसी भी एग्जाम में जब आप जाएंगे टेट वगैरह के, तो वहां पर आपको साथियों पूछा जा सकता है। ठीक है ना। चलिए अब आगे कहा जा रहा है कि इस सिद्धांत का विकास अवस्था, यानी जो हमने पढ़ा ना यहां पे कि संज्ञानात्मक विकास, इस सिद्धांत को साथियों क्या कहा जा रहा है, विकास अवस्था सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। ये तीन नाम आपको याद रखना। कौन कौन सा? विकास अवस्था सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था सिद्धांत। ये तीन नाम साथियों आपको याद रखना है। ये तीनों जो है वो किसको बोला जाता है? संज्ञानात्मक। ऐसा नहीं है
कि आपको साथियों ये संज्ञानात्मक न देकर विकासात्मक या फिर आपको ये विकास अवस्था या फिर अवस्था सिद्धांत दे दिया जाए तो आप इसमें थोड़ा सा ये हो जाए। तो आप वाइगोत्स्की के अनुसार इन्होंने ये माना कि पहले क्या है आपका भाषा है ना, और उसके बाद तब फिर आपका क्या है विचार आता है। और जीन पियाजे साहब मानते हैं कि पहले विचार और फिर तब क्या है आपका भाषा है। नहीं ठीक है, चलिए इसको आप ठीक है, चलिए तो ये ठीक कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा पहले भाषा फिर विचार वाइगोत्स्की है, पहले विचार फिर भाषा जीन पियाजे। चलिए ओके, अब हम चले थे कहां तक, हमने आपको यह बताया कि विकास अवस्था सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था सिद्धांत, यह साथियों वही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जीन पियाजे साहब से है। इसमें आपको एक चीज और पूछा जाता है, हम पूरा सीटेट आपको कवर नहीं कराएंगे, हम आपको हिंदी के जो भाषा से संबंधित पूछे जाते हैं इन लोगों का उतना ही हमने कवर किया है। एक शब्द साथियों पूछा जाता है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। आप समाज में रहते हैं, वहां से जो ज्ञान आपके मेमोरी में आता है, दिमाग में आता है, उसको ही साथियों स्कीमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्कीमा बोला जाता है। तो यह बात भी याद रखिएगा कि वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। तो वातावरण के द्वारा जो हम लोग ज्ञान हासिल करते हैं तो वो कहां रहता है? मेमोरी जमा में, हमारे दिमाग में, उसको ही बोला जाता है स्कीमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्कीमा। इसको आप याद रखिएगा। अब जीन पियाजे से साथियों संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है उसको आप देख लीजिए एक नजर। सबसे पहला आपको यह याद रखना है अनुकूलन। अनुकूलन क्या है जी? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अभी आप देखिएगा जितने सारे साथियों स्टूडेंट हैं, जितने सारे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका देखिएगा कि रातों की नींद हराम है। वो सारे के सारे यही जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर, ये सबको, नॉम चॉम्स्की, ये सारे को खंगाल रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि अभी जो वातावरण है, अभी जो साथियों चला हुआ है वो क्या है? सीटेट है। तो हम अपने अनुसार मतलब हम इस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं, तो यही आपका हो गया अनुकूलन। क्या कहलाएगा? ये अनुकूलन कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमको साथियों लॉयर बनना है, हमको तो हम क्या करते हैं? कॉलेज में जाते हैं, उसका ड्रेस सब चीज हम ये कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, और लॉयर के इस तरह हम चलते हैं, सारी चीजें हम अपने आप को उसी के अनुसार ढाल लेते हैं। तो वो क्या कहलाया? आपका अनुकूलन कहलाया। आपका सीखने का जो एक प्रक्रिया है ये भी आपका एक अनुकूलन ही है। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद साथियों आपका आता है आत्मसातकरण, या कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा आत्मसातीकरण। ये जीन पियाजे से संबंधित है। ठीक है ना जी? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, जब एक बच्चा पहली बार काले रंग का कुत्ता देखता है तो वो अपने स्कीमा यानी ज्ञान यानी मेमोरी में सूचना ग्रहण करता है कि सभी कुत्तों का रंग काला होता है। परंतु जब वो सफेद रंग का कुत्ता देखता है तो वो अपने स्कीमा में यह सूचना ग्रहण करता है कि कुत्ते केवल काले रंग के नहीं होते, दूसरे रंग के भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि साथियों आपने एक बिल्ली को देखा और बिल्ली जो थी वो काले रंग की थी, बच्चा देखता है तो उसके दिमाग में यानी स्कीमा में ये जाता है, ये मेमोरी में ये साथियों फिक्स हो जाता है कि बिल्ली जितनी भी होती है वो सारी की सारी काली होती है। इत्तफाक से घर में जाना हुआ, वहां उन्होंने देख लिया उजली, तो वो तो अब जो पहले वो तो ग्रहण किया हुआ था क्या? काली। जितनी भी कलर बिल्ली होगी वो सारी के सारी काली कलर की होगी, लेकिन यहां पर आपका क्या हो गया? उजला हो गया। ठीक है ना? तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने को क्या बोलते हैं? आत्मसातकरण या फिर आत्मसातीकरण। ठीक है ना? अब उसके बाद देखिए समायोजन क्या है? समायोजन जी, जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना शुरू कर देता है। अब देखिए एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा को जो आप बता दीजिएगा वही है, लेकिन जैसे जैसे उसका एज बढ़ता जाता है तो साथियों वो चीजों के अंदर अंतर समझने लगता है। नहीं, तो जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा में यानी जो पुरानी चीजें जो उन्होंने अपने मेमोरी में फिक्स करके रखा था उसमें परिवर्तन करना शुरू कर देता है तो वो समायोजन की अवस्था में होता है। एक बच्चे की स्कीमा में यह सूचना है कि कुत्ते की 4 टांगे होती हैं,
तो वो अपने आप से अनुमान लगा लेता है कि सभी 4 टांगों वाले पशु कुत्ते हैं। परंतु जब वो बिल्ली को देखता है तो वो ये अनुमान लगाता है कि 4 टांगे होते हुए भी ये कुत्ते से अलग है। तब वो अपने स्कीमा में बिल्ली की सूचना को आत्मसात करता है, तो वो अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन कर रहा है। देखिए, पहला जो था आपका आत्मसातीकरण, उसमें हुआ कि आप डिफरेंस नहीं कर पाए थे, लेकिन जब इसमें आपका स्टेज थोड़ा सा बढ़ता है तो फिर आप समायोजन करते हैं, यानी पूर्व ज्ञान के अंदर जो आप परिवर्तन करते हैं ना, इसी को बोला जाता है समायोजन। क्या बोला जाता है? समायोजन। ठीक है, समझ गए यहां तक? अब उसके बाद देखिए, आत्मसातीकरण एवं समायोजन के बारे में जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वर्णन किया है। आपको यह पूछा जा सकता है कि आत्मसातीकरण, समायोजन, अनुकूलन किससे संबंधित है? तो यह साथियों जीन पियाजे साहब से संबंधित है। ठीक है ना? चलिए आगे चलिए। अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे साथियों, एक पिछली बार ऑनलाइन में बड़ा भर के क्वेश्चन पूछा गया था स्टीफन क्रेशन से। द्वितीय भाषा को जब हम अधिग्रहण करते हैं, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन जब हम करते हैं, जिसको के साथियों नाम दिया गया था SLA, यानी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब द्वितीय भाषा को अधिग्रहण करने का सिद्धांत, ये इन्होंने ही दिया था। किसने? स्टीफन क्रेशन ने दिया था। ये बहुत पूछा गया है, पिछले बार भी, इस बार भी संभावना, इसलिए आप इसको सही से देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्टीफन क्रेशन का द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत। सबसे पहले अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि द्वितीय भाषा का सिद्धांत किसने दिया था अधिग्रहण का, तो स्टीफन क्रेशन ने दिया था। तो साथियों, स्टीफन क्रेशन का द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत, स्टीफन क्रेशन एक भाषाविद हैं। भाषाविद का मतलब हुआ भाषा विशेषज्ञ हैं, मतलब माहिरे लिसानियात हैं। माहिरे लिसानियात हैं ये, मतलब इन्होंने भाषा के बारे में रिसर्च किया है, उसी को बोला जाता है भाषाविद। और मनोवैज्ञानिक बोलते हैं माहिरे नफ्सियात, जो मनो को टटोलते हैं। ठीक है ना? ये दोनों में अंतर होता है। तो स्टीफन क्रेशन जो है ये एक भाषाविद है, यानी भाषा विशेषज्ञ है। इन्होंने द्वितीय भाषा यानी SLA अधिग्रहण का सिद्धांत दिया था। अब आगे देखिए, पूरे क्लास को सुचारू ढंग से चलाना आपका काम है, इसलिए अच्छे से सुनिए। जिसमें इन्होंने 5 प्रकार की परिकल्पना दी है। परिकल्पना कोई हाइपोथेसिस बोला जाता है। ठीक है ना? तो साथियों, स्टीफन क्रेशन का जो इन्होंने द्वितीय भाषा को अधिग्रहण करने का जो नियम बताया था, सिद्धांत दिया था, इसके अंदर इन्होंने 5 परिकल्पनाएं बताई थी, यानी 5 नियम इन्होंने बताया था। इन्होंने बताया कि इन 5 स्थितियों में रहकर बच्चा दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकता है। मतलब इन्होंने बताया कि इस 5 तरीके से हम बच्चे को द्वितीय भाषा को भी साथियों अर्जित करा सकते हैं। अब वो 5 तरीका कौन कौन सा है, एक एक करके हम देखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। पहला है अधिग्रहण और सीखने की परिकल्पना। क्या है? अधिग्रहण और सीखने की परिकल्पना। इनके अनुसार दूसरी भाषा के ज्ञान को विकसित करने के 2 तरीके हैं, अर्जन तथा सीखना। मतलब इनके अनुसार यह कहा गया कि आप द्वितीय भाषा को जब आप सीखने जाते हैं तो आप 2 तरीके से सीख सकते हैं। एक है कि आपको ऐसा माहौल दे दिया जाए कि आपको पता ही न चले कि आपकी मातृभाषा कौन है, कि द्वितीय भाषा कौन है, आप मातृभाषा को छोड़कर द्वितीय भाषा में ही बोलने लगे। ठीक है ना? एक तरीका यह, मान लीजिए कि साथियों आपको ले आकर स्टेडियम में रख दिया गया खिलाड़ियों के सामने, तो वहां तो अपने घर का कोई भाषा नहीं बोलेगा, जाहिर सी बात है वहां इंग्लिश ही बोलेगा। तो द्वितीय भाषा वहां पे क्या हो गया, वो अर्जन कर लिया, वहां कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो अधिग्रहण और सीखने की परिकल्पना इन्होंने साथियों 2 इसमें यह बताया है। दूसरी भाषा को इस प्रकार सिखाया जाए कि बच्चा बिना लर्निंग के भाषा को अर्जित कर ले, मतलब वैसा परिवेश दे दिया जाए जिसके अंदर वो मेहनत न कर पाए। लर्निंग का मतलब उसको मेहनत न करना पड़े। उन्होंने माहौल तथा कम्युनिकेशन पर बल दिया। अब भाई साहब, अब द्वितीय भाषा को अर्जित कब कर सकते हैं आप? जब आपको वैसा माहौल मिले, जब आपको वैसा कम्युनिकेशन मिले, तब आप कर सकते हैं ना।
तो द्वितीय भाषा को अर्जित उसी सूरत में हो सकता है जब आपको माहौल और कम्युनिकेशन, तो माहौल और कम्युनिकेशन पर बल किन्होंने दिया है? स्टीफन क्रेशन ने दिया है। और साथियों आगे है मॉनिटर परिकल्पना। ये क्या है? अर्जन के बाद, मॉनिटर परिकल्पना अर्जन के बाद, यानी किसी चीज को आपने अर्जित कर लिया, तो अर्जन के बाद जब हम भाषा सीखते हैं तो इसमें लर्निंग की वजह से परिवर्तन होता है। जैसे हम बहुत सारे गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, स्कूल जाने के बाद उसमें सुधार आता है। अब समझिएगा, एक चीज में बार बार एक ही नियम को इसलिए साथियों आपको यह कर रहा हूं, आप जब घर में थे तो आप क्या बोलते थे जी? आप बोलते थे 100 और आप बोलते थे 100, दोनों को सेम बोलते थे। लेकिन जब आपने पढ़ा तो आपको पता चला कि इसको तो 100 ठीक है, लेकिन इसको 100 बोलेंगे तो यह गलत हो जाएगा, इसलिए कि यह 100 है, यानी इसके अंदर सीटी की आवाज आनी चाहिए। तो जब आपने अर्जित किया तो अर्जित करने के बाद जब आप भाषा सीखते हैं तो उसके अंदर परिवर्तन आता है, तो उसी को बोला गया है मॉनिटर परिकल्पना, कि अर्जन के बाद जब हम भाषा सीखते हैं तो इसमें लर्निंग की वजह से परिवर्तन होता है। तो ये जो परिवर्तन हुआ इसी को बोला जाएगा मॉनिटर परिकल्पना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद साथियों आपका है प्राकृतिक आदेश परिकल्पना। प्राकृतिक आदेश परिकल्पना क्या है समझिएगा। प्राकृतिक आदेश परिकल्पना, बच्चे अपनी पहली भाषा एक क्रम में सीखते हैं, इसलिए उनके ऊपर नियमों को थोपेंगे नहीं बल्कि प्राकृतिक तरीके से सीखने देंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि बच्चे के ऊपर हम नियम को थोप दें और उसको जबरदस्ती हम पढ़ाने की कोशिश करें, नहीं, बल्कि हम उसको साथियों एक माहौल देंगे और उसको हम एक क्रम में सिखाएंगे। आप देखते हैं ना, स्कूल में जाने के बाद फौरन किसी को कोई बड़ी सी किताब तो पढ़ने नहीं दिया जाता है, पहले उसको क ख ग घ पढ़ाया जाता है, उसके बाद साथियों फिर उसको मिलाना, यानी बच्चे का जो सीखना है वो द्वितीय भाषा को उसी तरह एक क्रम में सीखता है। तो हम उसको क्रम से ही सिखाएंगे, ये नहीं कि बड़े बड़े नियम को हम रटवाएं। तो प्राकृतिक आदेश का मतलब हुआ कि हम उसको एक नेचुरल तरीका देंगे, और नेचुरल तरीके का मतलब हुआ कि हम उसको एक क्रम में यानी आसान से मुश्किल की तरफ ले चलेंगे। तो ये साथियों इनका ये नियम है, किनका? स्टीफन क्रेशन का। ये आपका तीसरा इनका नियम है। चौथा नियम है इनपुट परिकल्पना। इनपुट परिकल्पना क्या है? बच्चे को कुछ इनपुट देंगे जो वस्तुओं के माध्यम से हो सकता है या शब्दों के माध्यम से हो सकता है, यह बच्चों के लिए बोधगम्य होना चाहिए। मोस्ट वीवीआई लगा लीजिएगा, क्या होना चाहिए? बोधगम्य होना चाहिए, बच्चों के वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। हम इनपुट का मतलब होता है कि जैसे कंप्यूटर में आप कुछ टाइप करते हैं तो वो इनपुट हुआ, मोबाइल में आप कुछ टाइप करते हैं ऑर्डर देते हैं तो वो आपका इनपुट हुआ, ठीक है ना। आउटपुट हुआ कि वो मोबाइल उससे, जैसे मान लीजिए कि आपने साथियों डाला कि स्टीफन क्रेशन का नियम, तो बहुत सारा आपका खुलकर आएगा, तो आपने जो टाइप किया वो हो गया इनपुट, और जो उसका खुलकर आएगा नियम वो आपका हो गया आउटपुट। तो जब हम बच्चे को जो इनपुट देंगे वो उसके स्तर से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, और बोधगम्य हो मतलब उसके समझ में आ जाए। तो ये बोधगम्य जब जब आ जाएगा समझ लीजिएगा कि ये द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत से पूछा गया स्टीफन क्रेशन से, ठीक है ना। तो साथियों वही आपका इनपुट परिकल्पना, ये चौथा नियम इन्होंने बताया। उसके बाद आपका है प्रभावी फिल्टर परिकल्पना। ये क्या है? यह एक काल्पनिक बाधा है, मतलब काल्पनिक का मतलब है कि जिसको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ सोचा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जो शिक्षार्थियों को सीखने से रोकता है। जी, प्रभावी फिल्टर परिकल्पना, फिल्टर का मतलब होता है साफ करना। बच्चे को हम तनाव से क्या करेंगे? मुक्ति करेंगे कि बाबू तुम सीख सकते हो, कुछ नहीं है, निकाल सकते हो, और फिर हम उसको मोटिवेशन करेंगे जी, और उसके बाद आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस में लेंगे बच्चे को। तो तनाव को हमें खत्म करना है और मोटिवेशन हमें करना है बच्चे को, और आत्मविश्वास यानी कि साथियों हम उसको कॉन्फिडेंस में लेंगे, तब वो भाषा का क्या करेगा? अर्जन करेगा। तो ये 5 परिकल्पना जो है वो द्वितीय भाषा से साथियों संबंधित है, जो कि स्टीफन क्रेशन ने दिया था। ये आपका हो गया क्लियर, समझ गए। तो पहला हमने आपको पढ़ाया वाइगोत्स्की, दूसरा हमने आपको पढ़ाया जीन पियाजे, और तीसरा हमने पढ़ा दिया आपको साथियों स्टीफन क्रेशन से, ठीक है। अब पूरा मैंने कराया है ना,
आपके जो नए पैटर्न पे आधारित प्रश्न है उसको। अगर आप में से इसमें कोई दिक्कत है तो एक दो बार इसको देख लीजिए, एक बार बताइए अच्छा लगा। और कुछ देर शेर साथियों कहूंगा कि न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। मेहनत कीजिए, अब जहां पर आपको कमी लग रही है उस कमी को दूर कीजिए, ताकि साथियों एग्जाम हॉल में कम से कम आप इतना तो करें कि 30 नंबर में आपका 25 प्लस आ जाए। अगर 25 प्लस भी आ जाता है फिर भी आपका अच्छा। और एक बात याद रखिए, हर विषय से ज्यादा आपको लैंग्वेज में लाना है। लैंग्वेज में साथियों एक प्लस पॉइंट आपके पास होता है कि पैराग्राफ में 15 नंबर, और 15 नंबर ही आपको शिक्षण शास्त्र से है, समझ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको हड़बड़ाना नहीं है क्वेश्चन का आंसर देने में। अगर आप हड़बड़ाए तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे। शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।